हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग प्रेज़िडेंट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोग भी आराम से बैठ जाइए ताकि आप लोग जो है वो क्लास को एन्जॉय भी करें और ठीक से जो है वो सारी चीज़ें समझें भी। देखिए, जो प्रेज़िडेंट होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ऐसा कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल नंबर 53, इसको नोट करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो है वो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कहाँ से लिया गया है संसदीय व्यवस्था को? ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो इसमें संसदीय व्यवस्था में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है? उसके बारे में आर्टिकल नंबर 52 में भी बोला गया है। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक जो है वो प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए, अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में, तो जो आर्टिकल नंबर 58 है, उसमें बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है, वो तभी योग्य होगा जब भारत का वह नागरिक हो और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो एवं चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी किसी भी सरकारी सर्विस में ना हो। ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, इसके अलावा अगर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट जाने कि जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति हो या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का मेंबर हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है, वो आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर रहते हैं। किसके-किसके? राज्यसभा के, लोकसभा के एवं किसके? राज्य की विधानसभा के। इसको मैं आरवीएस लिख रही हूँ, राज्य विधानसभा, ठीक है? इसके क्या मेंबर रहते हैं? निर्वाचित मेंबर रहते हैं। याद रखिएगा, निर्वाचित होगा, मनोनीत नहीं, ठीक है? फिर देखिए, नवीनतम व्यवस्था जो है उसके अनुसार क्या है? पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा, उसके निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है वर्तमान में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। फिर देखिए, जो राष्ट्रपति है वो अपने पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक जो है वो होते हैं, याद रखिएगा। और भारत में बेसिकली एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। आप लोग मुझे बताएंगे कि यूएसए में मैक्सिमम कितनी बार कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है? ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर देखिए, आगे देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए कि जो आर्टिकल नंबर 55 है, आर्टिकल नंबर 55, उसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 55 में। याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और जो निर्वाचन मान लीजिए हुआ है राष्ट्रपति का, अगर बोल दिया गया कि ये इल्लीगल तरीके से हुआ है या फिर इसमें कुछ कमियां थी या फिर मान लीजिए कोई फ्रॉडबाजी हुई है, तो इस तरीके का कुछ भी होगा तो उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए इसको बेसिकली प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा या फिर पूरी प्रक्रिया को हटाया जाएगा, वापस से जो है वो चुनाव होगा, लेकिन उस प्रेसिडेंट ने जो कार्य कर दिया है वह कार्य उसको अवैध नहीं माना जाएगा। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की जो तिथि है उससे 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ये बात आप लोग जानते भी होंगे। और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। याद रखिएगा कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के कोई भी मान लीजिए सीनियर जो न्यायाधीश है उसके सम्मुख क्या करना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है।
और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 77 क्लॉज 1, उसमें ये बात साफ-साफ बोला गया है कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही या कोई कार्य होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएँगे। ठीक है? इस बात को याद रखना है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के जो पहले प्रेज़िडेंट हैं वो कौन है? और भारत के जो वर्तमान प्रेज़िडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इससे पहले और कौन फीमेल प्रेज़िडेंट जो है वो बनी थी? और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है, वो जो है वो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग सकता है और किसको देगा अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है? और फिर उपराष्ट्रपति जो है इस चीज़ को लोकसभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 61 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली राष्ट्रपति पर महाभियोग को जो ये प्रावधान है इसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। याद रखिए किसी भी सदन जब मैंने बोला मतलब कि या तो लोकसभा या तो राज्यसभा जो भी चाहे वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि जो है वो लोकसभा के द्वारा ही लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को क्या करना होगा, 14 दिन पहले जो है वो लिखित सूचना देना पड़ेगा। कितना दिन पहले देना पड़ेगा? मेरे साथ-साथ बोलिए, 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचना देना पड़ेगा, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। कितने? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। और जिसमें जो है वो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जिस भी सदन में महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको पेश करना है, वहाँ पर जहाँ पेश किए हैं वहाँ के 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित करना पड़ेगा, तब जाके ये दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में 2/3 से पारित हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। फिर क्या होगा, जो दूसरा सदन है वो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की क्या करेगा, जाँच-पड़ताल करेगा या फिर किसी से भी करवाएगा, किसी भी आयोग को गठित करके। और ऐसी जाँच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की रिक्ति को, जैसे रिक्ति का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, वैकेंट, मतलब राष्ट्रपति का जो सीट है अभी वर्तमान में क्या है, वैकेंट है, खाली है, जिसको बोलते हैं, 1 मिनट, खाली, ठीक है, खाली है तो उसको उसकी भी समय अवधि दी गई है, उसको 6 महीने के अंदर क्या होगा, भरना होता है। याद रखिएगा 6 महीने के अंदर भरना होगा। और एक और बात कि जब राष्ट्रपति की पद की रिक्ति की जो पदावधि है उसकी समाप्ति से हुई है, जैसे 5 वर्ष की समाप्ति से ही हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। तो जो राष्ट्रपति है उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है, आप लोगों को पता होगा, 5 लाख रुपए है वर्तमान में। कितना है? 5 लाख रुपए। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो आयकर मुक्त होता है, याद रखना है इस बात को भी। और राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान दिया जाता है, संसद के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी उसे प्राप्त होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है उसके लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो है वो निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, इस बात को भी याद रखना है। अब देखिए राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो देखिए राष्ट्रपति आप लोगों को भी पता है बहुत से पदों पर नियुक्ति करते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत का जो पीएम हो गया उनकी करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की ही सलाह पर बहुत से जो मंत्री परिषद होते हैं मंत्री परिषद की करते हैं। मंत्री परिषद के अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की करते हैं। फिर हमारे जो सीएजी होते हैं उनकी करते हैं। राज्यों के जो गवर्नर होते हैं उनकी करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी करते हैं। फिर यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनके करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत से आयोग हैं।
देखिए, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कि मान लीजिए संसद का सत्र आहूत करने एवं उसका सत्रावसान करने या फिर लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये सारा किसको है? राष्ट्रपति को है। उसके अलावा लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के जो पश्चात है प्रथम सत्र, उसको प्रारंभ करने एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की जो शक्ति है, ये हो गया। या फिर अगर बोल सकते हैं कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन जो है, अनुमोदन के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। तो ये सारा कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को भी याद रखिए। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए कि बेसिकली जो संसद है, उसमें निम्न विधेयक पर क्या करना होता है? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है। कौन-कौन से निम्न विधेयक है वो? जैसे मान लीजिए कि नए राज्यों का निर्माण करना है या फिर वर्तमान राज्य की क्षेत्रों या फिर सीमाओं या फिर नामों में क्या करना है? परिवर्तन करना है। या फिर धन विधेयक के संबंध में भी मतलब अनुमोदन क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। धन विधेयक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आर्टिकल नंबर 110, ठीक है? फिर मान लीजिए कि संचित निधि से व्यय करना है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए, जिसका वर्णन किसमें है? 117 क्लॉज़ 3 में, ठीक है? या फिर ऐसे बेसिकली बोला जाए, ऐसे टैक्सेशन वाले जो मामले होते हैं, जिसमें कि मान लीजिए राज्य का कोई हित जुड़ा है, वो सब पर भी किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? प्रेज़िडेंट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखना है। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर आप लोगों के पास पेन कॉपी होगा तो नोट कर लीजिएगा कि किसी भी जो अनुदान है, अनुदान की जो माँग होती है वो राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 113 के क्लॉज़ 1 में, इसको याद रखना है। मैंने अनुदान माँग जो है, वो मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल नंबर 123 के तहत क्या है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उसके अलावा उसे राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त है, जैसे कि कोई भी संधि समझौता अगर दूसरे देश के साथ मान लीजिए होता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। इस बात को तो आप लोगों को मतलब ये बात तो आप लोगों को पता होगा। फिर अगर अब देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, अब है राष्ट्रपति की सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति, क्षमादान की शक्ति, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 72 में है। क्या बोला गया है? संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, उसको किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का अधिकार है। वह उसका प्रविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, इत्यादि कर सकता है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो क्षमादान की याचिका है, ठीक है? जो कौन जारी करेगा? ज़ाहिर-सी बात है, क्षमादान का याचिका कौन भेजेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये याचिका दायर वो लोग करेंगे जिसको क्या मिला हो, जिसको कि कोई सज़ा मिली हो, जैसे मान लीजिए फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है? अब क्या करना है, इसको क्षमादान चाहिए, तो ये राष्ट्रपति के सामने क्या करेगा? याचिका दायर करेगा राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति मान लीजिए इस याचिका को क्या करते हैं? रद्द कर देते हैं। तो अब जो ये व्यक्ति है, ये दोबारा क्षमादान वाली याचिका को नहीं दायर कर सकता है। देखिए, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें दी हैं, जैसे राष्ट्रपति की अर्हता शक्तियाँ हो गया जो मैंने पढ़ा दिया है, फिर उसके बाद कार्यकाल दिया हुआ है, कार्य एवं शक्तियाँ दिया हुआ है। कार्य एवं शक्तियाँ को थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 53 में बोला है। वह तीनों सेनाओं का कमांडर भी है। कौन? प्रेज़िडेंट। याद रखिएगा इस बात को। देखिए, यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अतः मंत्रियों का कार्यकाल जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है। अतः उन्हें पद से हटाने के लिए कोई कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। अब देखिए, लिखा है वारंट एवं शील के द्वारा नियुक्ति। तो फर्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई वे नियुक्तियां जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मोहर भी लगी होती है, उसे बोलते हैं वारंट एवं शील के द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति वारंट एवं शील के द्वारा होती है। सीएजी की नियुक्ति वारंट एवं शील के द्वारा होती है। फिर है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वारंट एवं शील के द्वारा होती है। यानी कि वहां पर क्या होगा, उस मतलब नियुक्ति पर राष्ट्रपति की क्या होगी? साइन भी होगी, मोहर भी होगी।
आगे देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। तो देखिए भारतीय संविधान में अनेक ऐसे पद हैं जो कि क्या है, स्वायत्त है, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे। जैसे देखिए लिखा है जो कार्यपालिका के अधीन नहीं है बल्कि कार्यपालिका से स्वतंत्र है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग एवं उसके मेंबर, या फिर जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है परंतु इन्हें पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए लिखा है संसद के द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के द्वारा। इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तभी राष्ट्रपति अपने पद से हटाएगा जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत में क्या होता है, उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 बहुमत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो उपस्थित और मत देने वाले का जो भाग है वो है 90 और 90 का क्या हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 लोगों का उसको वोट मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा। तभी क्या होगा, राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटाएगा। किन्हें, या तो सीएजी को, या फिर जो निर्वाचन आयुक्त है उसे, या फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए निष्कर्ष में है कि संसदीय शासन होने के कारण राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी संवैधानिक कार्य वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता पर किए जाते हैं, जिनमें की वास्तविक एवं प्रशासनिक शक्तियां निहित होती है। आगे देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में तो मैंने आपको बताया ही था सारे इंपॉर्टेंट शक्तियां जितनी है, कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, या लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार रखता है। देखिए राष्ट्रपति जो है, आप लोगों को पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, समय समय पर संसद को संदेश भी देता है, फिर विधेयकों के प्रस्तुतिकरण में भी भूमिका निभाता है, जैसे हो गया धन विधेयक, फिर है राज्य के नाम भूभाग क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी विधेयक, ये सारा चीज मैं बता चुकी हूँ। फिर है राज्यों के वित्तीय हितों से संबंधित विधेयक। देखिए राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है कितने सदस्यों को, लोकसभा के 2 सदस्यों को और राज्यसभा के 12 सदस्यों को। इसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के अनुसार। उसके अलावा जो मैंने बताया कि सत्रावसान करना, संसद के सत्र को आहूत करना, लोकसभा को भंग करना, फिर है ये तो मैंने बता दिया, राज्यों के वित्तीय हितों से संबंधित विधेयक, फिर है अंतर्राज्यीय व्यापार इत्यादि को अनुमोदन देना। फिर देखिए विश्लेषण में है कि भारत में राष्ट्रपति एक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है जो उसे संसदीय शासन के प्रमुख होने के कारण प्राप्त होती है, दूसरी ओर वह भारतीय संघ का भी प्रमुख है, इसीलिए वह राज्यों के हितों की रक्षा करता है। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल नंबर 111 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करने की जो शक्ति होती है प्रेसिडेंट की, उसका प्रावधान किया गया है। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर जो राष्ट्रपति है, कोई भी बिल आया है उस पर क्या करना है, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो वह बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इतना तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए। फिर उसके बाद विधेयक को अगर वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है प्रेसिडेंट, तो वह क्या कहलाएगा, निलंबित वीटो कहलाएगा। फिर है विधेयक पर अगर अनुमति दे देगा, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, निरपेक्ष वीटो कहलाएगा। फिर उसके बाद है कि विधेयक को मेज पर पड़ा रहने देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए निलंबित वीटो क्या होता है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, परंतु गठबंधन सरकारों के दौर में संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हुई है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। फिर लिखा है कि वर्ष 2006 में राष्ट्रपति कलाम के द्वारा लाभ के पद के संबंध में विधेयकों को जो है वो संसद के पुनर्विचार के लिए भेजा गया, परंतु संसद ने इसे पुनः राष्ट्रपति के पास संप्रेषित किया, जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया।
आगे देखिए निरपेक्ष वीटो क्या होता है। निरपेक्ष वीटो संसदीय शासन में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, इसीलिए निरपेक्ष वीटो का प्रयोग जो है वो प्रथम दृष्टव्य अतार्किक प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि विधि के निर्माण का जो दायित्व है वो मंत्रिपरिषद का होता है। किसका होता है? मंत्रिपरिषद का। वह मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सलाह देती है, परंतु ऐसे भी अवसर उत्पन्न हुए हैं जहां राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह से निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया है। मैंने बताया निरपेक्ष वीटो क्या होता है। निरपेक्ष वीटो वह वीटो जहां पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर कर देते हैं, बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, वर्तमान संसद के द्वारा पारित विधेयक जो कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए लंबित है, अगले नवनिर्मित सरकार या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से उस विधेयक को अस्वीकार या समाप्त करने की सलाह दे सकते हैं। अब देखिए जेबी वीटो। देखिए जो जेबी वीटो है उसमें साफ साफ बोला गया है कि पहली बार 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जैल सिंह ने न तो अनुमति प्रदान की थी और न ही इसे अस्वीकार किया था। तो जैल सिंह ने क्या किया था, इसे पॉकेट वीटो के रूप में रहने दिया था, मतलब ऐसे छोड़ दिया था बिना कोई एक्शन लिए। और जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन ने अनुमति नहीं दी, इसीलिए यह विधेयक समाप्त हो गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प नहीं है, परंतु अनेक व्यवहारिक अवसरों पर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता रहता है, यद्यपि संविधान के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है। अब देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जिसे बोलते हैं क्षमादान की शक्ति, ठीक है। देखिए संविधान में ये चीज बोला गया है कि संघ सरकार के प्रशासनिक विषयों पर क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है। कोर्ट मार्शल के आरोपी व्यक्तियों को भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। हालांकि ये चीज जो है वो राज्यपाल नहीं कर सकते, राज्यपाल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 6 वर्ष, ठीक है, आरोप समाप्त करना हो या फिर अभियोग को खत्म करना हो, ये किसका है क्षमादान की शक्ति? राष्ट्रपति का। फिर है लघुकरण, ठीक है, जिसे बोलते हैं कम्यूटेशन, लघुकरण, यानी कि अगर जो मृत्युदंड दिया गया है जिससे कि क्या है आजीवन कारावास दिया गया है, ठीक है, तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके क्या कर देंगे, उस सजा को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है रिमिशन, जिसे बोलते हैं सजा की मात्रा को कम करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिहार। फिर एक होता है विराम, रेस्पाइट जिसे बोलते हैं, विशेष परिस्थिति को देखते हुए सजा को कम कर देना। जनरली रेस्पाइट ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे फीमेल है, ठीक है, वो जेल में बंद है, अब क्या कर रहे हैं, उसको सजा सुना रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या हो गया, वह जो है वो गर्भवती हो गई, ठीक है, तो अगर उस सिचुएशन में वो गर्भवती हो गई तो उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में कम कर सकते हैं। फिर होता है प्रविलंबन। देखिए इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि क्षमा, जिसे बोलते हैं मृत्युदंड को क्षमा करना ना, क्षमा, इसमें क्या होता है ना कि जो दंड होता है और जो बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, मतलब पूर्णतः क्या कर देते हैं, इसमें आरोप को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ लिखा है ना पूर्णतः आरोप समाप्त, ठीक है। इसमें दोषी की जो सभी दंड है एवं दंडादेश निर्हरताओं से उसे पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण क्या होता है, कम्यूटेशन जिसे बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, लघुकरण, नाम से ही स्पष्ट है कम्यूटेशन। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड को क्या करना, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना, यानी कि सजा में गुणात्मक परिवर्तन करना, यानी कि दंड के स्वरूप को बदल के उसको क्या कर देना, कम कर देना। जैसे कि मृत्यु दंड अगर मिलेगा तो उसको क्या कर देना, कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। अब देखिए अब है रेमिशन, देख लेते हैं, सजा की मात्रा को कम करना जिसे बोलते हैं परिहार। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करते हैं, यानी सजा की अवधि को कम करते हैं परिहार में। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में परिवर्तित करना। याद रखिएगा परिहार में अवधि को कम करते हैं, अवधि कम करते हैं परिहार में, जबकि लघुकरण में क्या करते हैं, सजा को छोटा रूप में दे देते हैं, ठीक है। एक तरीके से बोला जाए समझने के लिए कि छोटे रूप का सजा दे देते हैं, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास, फिर आजीवन कारावास को और
जैसे मान लीजिए कोई साधारण कारावास होगा उसमें कन्वर्ट कर देना, लेकिन परिहार में अवधि को कम कर देते हैं। जैसे कि 2 वर्ष का सज़ा मिला है, तो उसको परिहार के द्वारा 1 वर्ष का कर देना। अब देखिए विराम, रेस्पाइट जिसे बोलते हैं। मैंने जैसे बताया था ना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शारीरिक अपंगता हो गया है या फिर महिला क्या हो गई है, गर्भावस्था के द्वारा उसे क्या कर दिया गया है, गर्भावस्था के दौरान उसकी जो सज़ा की जो अवधि है, उसको कम कर देना। प्रविलंबन क्या है? प्रविलंबन का अर्थ है कि किसी भी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना या दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए उसको समय देना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ टाइम के लिए उस पर रोक लग जाती है, अस्थायी रोक। तो आई होप कि आप लोगों को ये पाँचों जो है वो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्षमा दान शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया। जैसे देखिए फर्स्ट लिखा है कि संविधान में क्षमादान शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के अनुसार इस प्रकार निर्धारित की गई है। फर्स्ट है कि क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, जिसका अभिप्राय है कि राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। आगे देखिए राष्ट्रपति क्षमादान के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष नहीं बुलाएगा और न ही मौखिक सुनवाई होगी, बल्कि व्यक्ति को लिखित प्रार्थना पत्र या फिर याचिका को प्रस्तुत करना होगा। फिर देखिए क्षमादान राष्ट्रपति की क्या है? विवेकाधीन शक्ति है, परंतु इसका जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह भी होगा, जिससे कि इसका अतार्किक एवं मनमाना प्रयोग न हो सके। अब देखिए क्षमादान की शक्तियों की समय सीमा। तो आर्टिकल नंबर जो 72 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है और मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों की क्षमा याचिका को हल करने में राष्ट्रपति ने 10 वर्षों से ज्यादा का समय ले लिया। राष्ट्रपति के द्वारा मृत्यु दंड की याचिकाओं के निस्तारण में किए गए अकारण अविश्लेषणीय विलंब को यातना की भांति माना गया, जो कि जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है। लिहाजा उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड का लघुकरण करते हुए इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। यह मुद्दा अत्यधिक दिलचस्प है कि न्यायपालिका के द्वारा दंड भी दिया गया और न्यायपालिका ने ही क्षमा भी कर दिया। अब है मृत्यु दंड के विपक्ष में तर्क। जैसे इसमें लिखा है कि भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान किया गया है और बच्चन सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर परिस्थिति में ही मृत्यु दंड का प्रयोग किया जाए, यानी बहुत ही जो रेयर सिचुएशन होगा, बहुत ही रेयर, उसमें से भी रेयर सिचुएशन में ही मृत्यु दंड का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए हत्या या फिर बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड औचित्यपूर्ण है, क्योंकि इन अपराधों से न केवल व्यक्ति व जीवन के अधिकार पर हमला होता है, बल्कि सामाजिक ताना बाना भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। मेंस में आपको बिल्कुल इसी तरीके के स्टैंडर्ड जो है वो सेंटेंसेस का यूज़ करना है, तभी जो आपका आंसर है वो इनरिच होगा। देखिए वर्तमान में अपराध संगठित हो चुके हैं और आतंकवाद की वृद्धि हो रही है, इसीलिए अपराधियों को दी गई कठोर सजा भविष्य में होने वाली अपराधों का प्रतिरोध सिद्ध होगी। आगे देखिए विपक्ष में तर्क लिखा है कि मानव स्वभाव से ही विवेकशील होता है और उसमें सुधार की अनंत संभावनाएं हैं, इसीलिए मृत्यु दंड को समाप्त कर आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए। यूरोपीय देशों ने मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त कर, जिसे कि मानव अधिकारों के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि जीवन छीनने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। आगे देखिए अपराध को रोकने के लिए कठोर सजा पर्याप्त नहीं है। क्या किसी को बहुत ज्यादा कठोर सजा देकर अपराध रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। अपितु दंड त्वरित प्राप्त होना चाहिए और इससे भी बढ़कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक परिवेश में भी सुधार किया जाना चाहिए। देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा है कि समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए दंड के अलावा नैतिकता का भी महत्व है और मृत्यु का प्रावधान जो है, मतलब मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वह आदिमकालीन प्रतीत होता है, जो कि लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों के मानदंडों के भी विरुद्ध है।
देखिए, आप लोगों को बेसिकली क्या बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है। और अगर आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप लोग निष्कर्ष में ये तो नहीं लिख सकते कि हाँ, जो बेसिकली इस तरीके का अपराध करता है उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, उसे तो रोड पे खड़े रख के बेसिकली पत्थर से मारा जाए, ये किया जाए, लोहे की जंजीरों से कूटा जाए, ऐसा तो आप नहीं लिख सकते हैं। आपको बेसिकली बताना है कि बिना सज़ा दिए भी सुधार की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि यही आप लोगों का दायित्व है। आप लोग सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप लोगों को सज़ा नहीं देना है, आप लोगों को क्या करना है, सरकार के जो लॉज़ हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, लोगों में सुधारात्मक भावनाएँ जागृत करनी है। तो इसी तरीके का निष्कर्ष आप लोगों को लिखना है जो कि होपफुल हो। फिर देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, ये मैंने हालाँकि पिछले बहुत से क्लासेस में कंप्लीट कराया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो नोट्स पे लिखा है उसको बस एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पे मिल जाएँ। जैसे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रपति संघीय शासन का प्रधान है और आपातकाल में संघीय व्यवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं तथा मूल अधिकार भी प्रभावित होते हैं। देखिए, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि किसी भी तरीके का आपात हो, जैसे वर्तमान में अभी जैसे मान लीजिए कि किसी भी 2 कंट्री में लड़ाई हो गई है, ठीक है? युद्ध की स्थिति हो गई है, तो इस टाइम पे तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट तो प्रभावित होगा ही। अन्य और भी बहुत से ऐसे इम्पैक्ट हैं जो नेगेटिव वे में पड़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा, जो निम्नलिखित आधार पर होगा। कौन कौन से आधार होंगे? युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, जो कि पहले क्या था, आंतरिक अशांति था, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। फिर देखिए, या तो भारत के समूचे भाग में हो या तो भारत के किसी भी एक भाग में हो, जो है वो आरोपित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है? चाहे तो भारत के पूरे भाग पर, चाहे तो भारत के किसी भी एक भूभाग पर। फिर या फिर युद्ध की आशंका हो तब भी राष्ट्रीय आपात जो है वो लगाया जा सकता है। आगे देखिए संसद पर प्रभाव, तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। और ऐसा विधानसभा के लिए भी सेम है। फिर देखिए आपातकाल के संदर्भ में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। जैसे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के 30 दिन बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात का घोषणा हुआ है, ठीक है? तो 30 दिन बाद ही संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए? इसका अनुमोदन होना चाहिए। विशेष बहुमत मैंने बताया था कि उपस्थित एवं मतदान के 2/3 लोगों का बहुमत। फिर देखिए आपातकाल की अधिकतम अवधि उल्लेखित नहीं है, यह 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है? कि जो इसकी अधिकतम अवधि है वो निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है? इसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर देखिए लोकसभा का विघटन, जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि 30 दिन के भीतर राज्यसभा इसे अनुमोदित कर दे विशेष बहुमत से, ठीक है? फिर देखिए पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर आपातकाल को अनुमोदित करे। आगे देखिए मूल अधिकार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही होगी। फिर उसके बाद है कि आर्टिकल नंबर 19 जो है वो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। क्यों निलंबित हो जाएगा? क्योंकि देखिए जब भी आपात होता है तो बेसिकली जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वह जो है वो निलंबित होगा ही, क्योंकि देखिए उस टाइम पे मान लीजिए किसी ने बेसिकली देशद्रोही कोई भाषण दे दिया या फिर कुछ भी ऐसा जो हेट स्पीच क्रिएट करता हो, ऐसा कुछ कह दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? दंगे भड़क जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आर्टिकल जो 19 है वो स्वाभाविक रूप से निलंबित हो जाता है। फिर देखिए सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, तो मूल अधिकारों का क्या है? क्रियान्वयन निलंबित हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे मूल अधिकारों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। फिर देखिए जो 44th अमेंडमेंट आया था उसमें 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर बाकी अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित कर सकता है। कौन कौन सा बस निलंबित नहीं होगा? एक है जीवन की स्वतंत्रता और दूसरा क्या है 20 में? आर्टिकल 20 मैंने बहुत विस्तार से बताया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 20 क्या है। अब देखिए दोहरा आपातकाल क्या होता है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं।
देखिए दोहरा आपातकाल में लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि जो 38 संविधान संशोधन था उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और दोहरे आपातकाल का प्रावधान किया गया। फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन। फर्स्ट है कि 44th संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट सुनिश्चित किया गया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसने क्या किया है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो किस सिचुएशन के आधार पर की है, ये जो है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी कारण से करे और उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, बिल्कुल रिव्यू किया जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा। मान लीजिए कि 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। देखिए जो राष्ट्रपति है वो उद्घोषणा के द्वारा कभी भी इसे वापस ले सकता है, किसे, राष्ट्रीय आपातकाल को। फिर देखिए संसद के अनुमोदन न होने के पश्चात भी क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपातकाल को समाप्त करने के लिए एक विशेष शक्ति दी गई, जिसके अनुसार यदि लोकसभा के कुल संख्या के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या स्पीकर से अनुरोध करे तो लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल हटाने का प्रस्ताव क्या कर सकती है, पारित कर सकती है। यह प्रस्ताव जो है वो सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होगा। फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके दौरान संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। फिर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाएं जो है वो बनी रहती है। राज्य विधानसभाएं क्या होती है, बनी रहती है, परंतु जो शक्ति है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन जो है वो समाप्त हो जाता है, जिसका अभिप्राय जो है उसका अभिप्राय क्या है कि राज्य विधानसभा को राज्य सूची के विषयों पर राज्य को विधि निर्माण का अधिकार होगा। यद्यपि संसद व राज्य के बीच टकराव की स्थिति में संसदीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस टाइम पे क्या होगा, राज्यसभा संसद के ही अधीन होगी जब भी आपातकाल लगेगा तब। इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसदीय शासन एकात्मक बन जाता है। इन्हीं आधारों पर आलोचकों ने ये कहा कि भारतीय संघीय व्यवस्था अर्धसंघात्मक है। अब देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल नंबर 356 में। और ये तब लगाया जाता है जबकि किसी भी राज्य में जो है वो संवैधानिक रूप से उसके जो शासन की प्रणाली है वो नहीं जो है वो चलाई जा पा रही है। आगे देखिए लिखा है उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल रिपोर्ट ले सकता है, नहीं भी। फिर आधार, मतलब जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से रिपोर्ट ले भी सकता है या फिर नहीं भी। फिर आधार क्या है, राज्य शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं हो पा रहा हो। संसद का नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है, तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 2 महीने के भीतर यह दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। याद रखिए यहाँ पे 2 महीने लिखे हैं, ठीक है, और वहां पर क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल में था 1 मंथ, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सामान्य बहुमत है। आगे देखिए लोकसभा विघटित, तो 2 महीनों के भीतर राज्यसभा के अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा क्या हो जाएगा, लोकसभा विघटित हो जाएगा। उसके अलावा पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर अनुमोदन कर दे। फिर देखिए अधिकतम समय, तो अधिकतम समय 3 वर्ष। 44वें संशोधन के अनुसार 6 माह बढ़ाकर भी जो आपातकाल है वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती। फिर है 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें होनी चाहिए। फर्स्ट, देश में या देश के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल विद्यमान हो, या फिर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन या फिर राज्य में निर्वाचन संभव नहीं है। फिर आगे देखिए राष्ट्रपति शासन का संघीय शासन पर प्रभाव।
तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के अनुमोदन के पश्चात विधानसभा जो है वो भंग कर दी जाती है, इसीलिए मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर देखिए, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश भी जो है वो राष्ट्रपति ही जारी करेगा। फिर देखिए, राज्य का बजट जो है, राज्य का बजट संसद के द्वारा पारित होता है। राज्य का जो बजट है वो किसके द्वारा पारित होता है, संसद के द्वारा पारित होता है। आगे देखिए, निष्कर्ष में क्या लिखा है, राष्ट्रपति शासन जो है वो संघीय शासन को एकात्मक रूप में परिवर्तित कर देता है। संघीय शासन अर्धसंघात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु यह एक आपवादिक प्रावधान है, संविधान की सामान्य विशेषता नहीं है। देखिए, वित्तीय आपातकाल। देखिए, वित्तीय आपातकाल का जो आधार है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 360 में इसका उल्लेख है। वित्तीय आपात कब लगाया जाएगा, जबकि वित्तीय स्थायित्व पर कोई संकट होगा या फिर वित्तीय शाख पर खतरा उत्पन्न होगा। देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए अथवा समूचे भारत में यह लागू हो सकता है। कौन, वित्तीय आपात, मतलब या तो ये भारत जो है उसके किसी एक भूभाग में हो गया, या फिर मान लीजिए कि बोल सकते हैं, या फिर समूचे भूभाग में, किसी पर भी ये लागू किया जा सकता है। आगे देखिए, उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। समय अवधि क्या होगी, तो अधिकतम समय अवधि उल्लेखित नहीं है। आगे देखिए, लिखा है संसद का नियंत्रण। फर्स्ट पॉइंट है कि आपातकाल की उद्घोषणा के 2 महीने की अवधि के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। याद रखिएगा, यहाँ पर भी 2 मंथ मैंने बोला है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन में भी 2 मंथ था, जबकि राष्ट्रीय आपात में 1 मंथ था। फिर देखिए, लोकसभा विघटित हो तो उद्घोषणा 2 महीने की अवधि के भीतर राज्यसभा अनुमोदन कर दे सामान्य बहुमत से। आगे देखिए, पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर सामान्य बहुमत से इसे अनुमोदित करे। आगे देखिए, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है कि जो संघ है एवं राज्य, उसके अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों को किन्हीं भी वर्गों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिससे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी शामिल होते हैं। याद रखिएगा, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते हो, वह भी इसमें शामिल होते हैं। जब वित्तीय आपातकाल होगा तो उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। आगे देखिए, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से राज्य विधानसभाओं के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे नोट कर लेंगे। राज्य की विधानसभा भी रहेगा, परंतु वित्तीय शक्तियों का जो विभाजन है वह प्रभावित हो जाएगा। जिसके एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि राज्य के द्वारा निर्मित बजट राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, या फिर संघ एवं राज्यों के बीच केंद्रीय करों के विभाजन को भी निलंबित किया जा सकता है। पेज थोड़ा ब्लर है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। संघ के द्वारा दिए गए अनुदान भी रोके जा सकते हैं जबकि वित्तीय आपात की स्थिति हो। निष्कर्ष में है कि वित्तीय आपातकाल से राज्यों की वित्तीय स्थिति संघ पर निर्भर हो जाती है। राज्यों के अपने स्वायत्त संसाधन कम हैं, इसीलिए संघ के वित्तीय सहायता के अभाव में राज्यों की संवैधानिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता जो है वो निरर्थक हो जाती है। आगे देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति। तो भारत में संसदीय शासन है जहां राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार कार्य करेगा, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। इसके बावजूद व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति निम्नलिखित मुद्दों पर अपने विवेक का प्रयोग करेगा। सबसे पहले तो सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करने के लिए विवेक का प्रयोग करेगा। फिर है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संविधान में उल्लेखित अयोग्यताओं के निर्धारण के लिए निर्वाचन आयोग की सलाह पर कार्य करेगा। फिर देखिए, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच की अनुमति। जिस प्रकार मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरुद्ध न्यायालय में किसी भी अभियोग को चलाने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखिए, मंत्रिपरिषद की अनुपस्थिति। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार कार्य करेगा, परंतु मंत्रिपरिषद को अनुपस्थिति में वह अपने विवेक का प्रयोग वह कर सकता है। जब भी मंत्रिपरिषद अनुपस्थित होंगे तो कौन प्रयोग करेगा अपने विवेक का? प्रेसिडेंट। देखिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में समूचा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है।
तब नवनिर्वाचित लोकसभा जिसमें कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, उस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर है लोकसभा का विघटन। देखिए लिखा है लोकसभा का विघटन, तो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही राष्ट्रपति लोकसभा की बैठकें बुलाता है एवं सत्रावसान करता है, उसका विघटन करता है। परंतु यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास खो दे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह लोकसभा में अपना विश्वास सिद्ध नहीं कर पाए थे, उसके बाद लोकसभा को विघटित करने की सलाह दी गई। राष्ट्रपति ने इसे अस्वीकार कर दिया और चंद्रशेखर को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। अब देखिए विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, तो संविधान में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जिसका उपयोग करके राष्ट्रपति सरकार पर दबाव बनाता है तथा सरकार के विरुद्ध जनमत भी बनाता है, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। मैंने ये वाला आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताया भी है पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार रिपीट करके पढ़ रहे हैं, ये सब मैंने पहले भी बहुत सी क्लासेस में समझाया है। आई होप आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता होगा, और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया जो है वो समझ में आता है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी जो है वो अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।